स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, है कि नहीं? वहां पे रेडिकल की स्टेबिलिटी को समझने की कोशिश कर रहे थे। कल हमने बात कर लिया था कि रेडिकल चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दोनों से स्टेबलाइज्ड होगा। बस रेडिकल का जो इलेक्ट्रॉनिक नेचर है वो अलग अलग होगा। मतलब वो रेडिकल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा लगे हुए होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा, और वो रेडिकल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल होगा। और जब भी हम रेडिकल रेडिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल के साथ क्या करेगा? इंट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल के साथ भी इंट्रैक्ट कर सकता है, बट वो रेट स्लो होगा इन कंपैरिजन टू जब न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो जैसे हम इसके बारे में बात करें, आपको अच्छी तरीके से पता है ये क्या है, दिस इज टर्शियरी रेडिकल, ठीक है, स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई, ठीक है, एज वेल एज क्या, प्लस एच। साथ साथ ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी रेडिकल, ये क्या है आपका प्राइमरी रेडिकल, और ये आपका क्या है, दिस इज मिथाइल रेडिकल, है कि नहीं? ये है चीजें। अब अगर इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये चीजें होंगी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? टर्शियरी। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? रेडिकल और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आप अल्फा मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन जानते हो कि नहीं? आप इसके बारे में पता है कि नहीं? यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये अल्फा कार्बन है ना, समझ रहे हो आप? यहाँ पे बात करें तो कितने हैं आपके? 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इस केस में अगर बात करें तो कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस एच जो है वो डिक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ आपका प्लस आई जो है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जो रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी, रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होगी वो भी रिलेटिवली आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, है कि नहीं? रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होगी वो भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जितना कम प्लस एच या प्लस आई होगा रेडिकल उतना ही कम स्टेबल होगा। कंफर्म है? हाइपर कॉन्जुगेशन देखना जानते हो ना आप? नमस्कार प्रियांश। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे वर्क कर रहा होगा? जैसे आप देखो यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज कार्बन सेंटर, ये चीज यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन है कि नहीं? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल। इस बॉन्ड का क्या होगा, फ्री रेडिकल इंट्रैक्शन। फ्री रेडिकल इंट्रैक्शन होके किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, ये चीज, ठीक है। साथ में आपका बाहर क्या निकल रहा होगा, एच रेडिकल। इस तरीके से पूरा इंट्रैक्शन हो रहा होगा। दिस इज नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसेस हम बोलते हैं। इससे भी क्या हो रहा है, रेडिकल आपका स्टेबलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्टेबलाइज्ड होगा प्लस एच से भी और किससे, प्लस आई से भी। ये सब हमने पढ़ रखा है, मतलब इन सब चीजों के बारे में हमें बेसिक्स आइडियाज जो हैं वो ऑलरेडी हैं ही पहले। सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे बात करें कि इन सब में अगर मैं बात करूं, दिस इज ए, ओके, और यहाँ बात करें इसके बारे में, दिस इज बी रेडिकल, ठीक है, समझ रहे हो? और यहाँ पे बात करें अगर, ये CH3 लगा, दिस इज सी रेडिकल। इन रेडिकल की रिलेटिव स्टेबिलिटी को अगर अरेंज करना हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा, तो क्या आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल आपका कौन सा होना चाहिए? हाँ, प्लस आई या प्लस एच के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के बारे में बात करते हैं हम, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सी की। उसके बाद ए और बी की क्या होगी, लगभग इक्वल, है कि नहीं? बिकॉज अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन आपका क्या है, दोनों जगह पे कार्बन आपका क्या है, दिस इज सेकेंडरी रेडिकल। ये भी आपका क्या है, सेकेंडरी रेडिकल। अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, 4। और इस पोजीशन पे भी बात करें रिलेटिवली, ये चीज और ये भी आपके क्या होंगे, 4। देयर इज अ 4 अल्फा हाइड्रोजन, इस केस में भी 4 अल्फा हाइड्रोजन, इस केस में भी। बस यहाँ पे बात करें तो क्या है, टर्शियरी रेडिकल, और कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं जो इसे स्टेबलाइज्ड कर रहे होंगे, बोलिए? ये CH3, टोटल कितने हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात इसकी जो स्टेबिलिटी होगी
वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू किसके, इसके। तो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा सी का सबसे ज्यादा होगा, ए और बी का क्या होगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो बराबर होगा। तो प्लस आई और प्लस एच के बेस पे हम देख सकते हैं रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें, तो प्लस आई और प्लस एच के बेस पे हम रेडिकल की स्टेबिलिटी का क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, है कि नहीं। इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, समझ रहे हैं आप लोग, बताइए आगे। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या कि कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, CH2 रेडिकल ये वाला, या CH2 डबल बॉन्ड C H रेडिकल ये वाला। इन दोनों में अगर हम पूछें कि बताइए आपका कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो बता सकते हो आप, सिंपल है। क्यों, इन दोनों में अगर पूछा जाए कि बताइए कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो हम बता सकते हैं, है कि नहीं। क्यों, जैसे इस रेडिकल के बारे में बात करें तो ये क्या है, कॉन्जुगेटेड है, क्या होगा इनके साथ, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करके आपका क्या करेगा, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ CH2 के बीच में डबल बॉन्ड और ये चीज। तो बेसिकली इसमें कितने, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, R स्टैंड फॉर रेजोनेंस, S स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या डीलोकेलाइज्ड रेडिकल।
हेलो, ऑडियो वीडियो इनपुट, ऑडियो इनपुट डिवाइस। हेलो, हेलो, आवाज जा रही है भाई? ऑडिबल है? ऑडिबल है? ओके, ठीक है। सब भीग भीग के ना सबका कल्याण हो चुका है। हाँ सर जी, अगर स्ट्रक्चर एक में है कंपैरिजन करना, ओ कार्बोकैटायन रेडिकल एंड आह कार्बोकैटायन और रेडिकल का कंपैरिजन थोड़ी न करेंगे। रेडिकल का रेडिकल से करेंगे, कार्बोकैटायन का कार्बोकैटायन से करेंगे, कार्बोनायन का कार्बोनायन से करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा किसके बीच में किया जाता है? जैसे आप लड़के हैं तो आपकी तुलना लड़के से की जा सकती है ना, आपके स्ट्रक्चर्स और फीचर्स के रिस्पेक्ट में। लड़की से तो की नहीं जाएगी। ठीक है, तो कंपैरिजन हमेशा समान की चीजों में किया जाता है। तुलना आदमी की आदमी से कर सकते हैं, औरत की औरत से कर सकते हैं, आदमी और औरत के बीच में थोड़ी न तुलना कर सकते हैं। तो हर एक क्या है, फीचर्स सिमिलर होने चाहिए ना सबके बीच में। तो फीचर्स जब सिमिलर रहेंगे तब ना हम कंपैरिजन करेंगे। हाँ देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें अगर कि ये आपका क्या है, डीलोकलाइज्ड रेडिकल, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि ये आपका क्या है, लोकलाइज्ड रेडिकल। लोकलाइज्ड रेडिकल, तो जाहिर सी बात है जिसमें रेडिकल के स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा आपका स्टेबल होगा। जैसे कॉन्जुगेशन, हाँ तो कॉन्जुगेशन अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओगे तो भी कॉन्जुगेटेड बनेगा, वो इससे ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोनायन बनाओगे तो भी कॉन्जुगेटेड बनेगा, ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा ना। जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना। तो हम ये कह सकते हैं कि रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है, रेडिकल की क्या स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे रेडिकल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। चाहे कार्बोकैटायन हो या कार्बोनायन हो या रेडिकल हो, सब में अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। प्रयांश आया समझ में? अगर आप यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, आपका कहने का तात्पर्य यही है ना कि CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसका कंपैरिजन करें और किसका, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज का ना, तो भी ये ज्यादा स्टेबल। और आप कहना चाहते हो कि अगर मैं ये CH2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और किसका कंपैरिजन करूं, CH2 और ये CH नेगेटिव, तो भी यही ज्यादा स्टेबल, क्योंकि दोनों में क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना। तो कुछ भी बनाए, जहां पे कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन को स्पेस ज्यादा मिलेगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा ना। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज इन दो सेंटर पे लाई करेगा, 50% एफिशिएंसी यहाँ, 50% यहाँ। यहाँ नेगेटिव चार्ज दो सेंटर पे लाई करेगा, 50% एफिशिएंसी यहाँ, 50% एफिशिएंसी यहाँ। तो जाहिर सी बात है कि स्टेबिलिटी ज्यादा उसी की होगी। ठीक है, उसी तरीके से जैसे अगर आपसे हम पूछें क्या कि इन दोनों रेडिकल में आप बताइए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल रेडिकल है, तो भी आप बता सकते हो बहुत ही आसानी से, है कि नहीं? जैसे इन दो रेडिकल में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो भी यही ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये आपका क्या है, लोकलाइज्ड रेडिकल। इलेक्ट्रॉन एक ही सेंटर पे क्या रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा ना रेडिकल, जबकि ये आपका क्या है, डीलोकलाइज्ड। डी लोकलाइज्ड, यहाँ क्या होगा, कंजुगेशन होगा ना। क्यों? कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, डोनर और एक्सेप्टर ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, उनके बीच में ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हो सकती है, दोनों क्या है, एडजेसेंट पोजीशंस पे ना इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में। इसके बारे में बात करेंगे तो ये कार्बन पे ही क्या रहेगा, लोकलाइज्ड। जब देखो आप, डबल बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए ना, डबल बॉन्ड या रेडिकल क्या होने चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए डीलोकलाइजेशंस के लिए, तभी ओवरलैपिंग होगी। यहाँ क्या है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहीं पे है। ये सब पढ़ रखा है हम लोगों ने जब रेजोनेंस के बारे में स्टडी की है। समझ रहे हो कि नहीं? एरोमेटिसिटी वगैरह सब कुछ पढ़ रखा है कि नहीं?
ये जिस प्लेन पे हाइड्रोजन है उसी प्लेन पे आपका क्या है, ये रेडिकल है। पाई बॉन्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, पाई के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कार्बन सेंटर पे ही क्या रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा। जबकि इस वाले केस में बात करें तो ये क्या करेगा, इसके साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करके किनका फॉर्मेशन कर रहा होगा, कैनोनिकल फॉर्म का। कैसे कैनोनिकल फॉर्म, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, यहाँ पे ये चीज, ये ठीक है, और साथ में आपका क्या, ये चीज, ये चीज, फिर ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किया, फिर किसका फॉर्मेशन कर लिया आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये रेडिकल, ये चीज, ठीक है, फिर ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किया, फिर किसका फॉर्मेशन कर लिया, बताइएगा, ये आपका कहाँ पे, इस पोजीशन पे, ये चीज रेडिकल यहाँ, और ये चीज है कि नहीं। फिर ये अगर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किया तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, इसी का, इन्हीं कैनोनिकल फॉर्म्स के बीच में लाई करेगा ना। तो दिस रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 1 2 3 और 4, टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। जबकि इसमें क्या, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, है कि नहीं। तो हम ये सारे आप बहुत आसानी से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम कुछ चीजों को समझेंगे कि रेडिकल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से कैसे स्टेबलाइज्ड होगा, रेडिकल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कैसे स्टेबल होगा, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आइए अब समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिएक्टिविटी समझने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास एक ये रेडिकल है OH CH2 पॉजिटिव, ये चीज मतलब रेडिकल, हम कह रहे हैं कि ये भी स्टेबल है, और साथ ही साथ हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक ये रेडिकल है, ये मैंने क्या बना दिया H, ये रेडिकल है। दोनों रेडिकल को हम क्या कह रहे हैं कि बोथ रेडिकल आर स्टेबल, ठीक है। लेकिन इसको क्या कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक है, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल है, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा होगा, इसका लोन पेयर इंट्रैक्ट कर रहा होगा ना, लोन पेयर इंट्रैक्ट कर रहा होगा, तो OH का कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा होगा, प्लस एम इंट्रैक्ट, प्लस एम वर्क करेगा, तो प्लस एम वर्क करके ये दो कैनोनिकल फॉर्म बना रहा होगा, क्या, OH यहाँ पे, और साथ में क्या, ये CH2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रॉन था नॉन बॉन्डेड, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ लाई करने लगा, इसलिए इसके ऊपर क्या लाई करने लगेगा, एक पॉजिटिव चार्ज। एक तरीके से देखोगे तो आपका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। सिमिलरली जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी क्या करेगा, इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करके आपका किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ऑक्सीजन सेंटर रेडिकल का, और ये H का। यहां पे अगर बात करेंगे तो इसका कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा, इसका -M, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि +M कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और -M आपका कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दोनों इफेक्ट वर्क कर रहे हैं तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बट हम इनकी प्रॉपर्टीज को अलग कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल है, और इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल है, इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल है, ठीक है। ये चीज समझ रहे हो, इसे हम समझेंगे किससे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को समझने के लिए हम क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पे p ऑर्बिटल जो भी आपका है ऑर्बिटल, इसके बीच में और इनके बीच में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। ये दोनों ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओवरलैपिंग में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करके इस कैनोनिकल फॉर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिमिलरली बात करूंगा यहाँ पे और ये इसके बीच में, ठीक है। इसका कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, आपका पाई एंटी बॉन्डिंग में जा रहा होगा ना वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन के पास कौन से ऑर्बिटल का कैरेक्टर है, पाई एंटी बॉन्डिंग का कैरेक्टर है। तो यहाँ पे किसके किसके बीच में, रेडिकल ऑर्बिटल और किसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है,
पाई एंटी बॉन्डिंग सीओ के बीच में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब इसी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आइए अब आप देखिए, आपको पता है जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो कैसे, इधर हमने क्या खींच दिया, ये एनर्जी रख ली, यहाँ पे दो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन का लोन पेयर और ये फ्री रेडिकल। अब एक चीज हमें पता है कि जो CH2 रेडिकल का ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा, क्योंकि वो सिंगली ऑक्युपाइड है, ठीक है, दिस इज CH2, ठीक है, रेडिकल इलेक्ट्रॉन को एक ऐसे दिखा देते हो। और OH जो है इसकी एनर्जी रिलेटिवली क्या होगी, कम। इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन OH। ये दोनों ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करके क्या बना रहे हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और एक आपका क्या, एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। क्लियर है, जब एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, ये क्या बन रहा होगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग होगी, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो OC CO बॉन्ड बन रहा है ना, CO पाई बॉन्ड, तो एक उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक आपका क्या बन रहा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस ओवरलैपिंग में दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन दो ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है ना, क्यों, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट हुए उनमें हम 3 इलेक्ट्रॉन फिल्ड कर देंगे। तो आइए सबसे पहले किस में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। क्लैरिटी है, ये समझ में आया कि ये कैसे बन रहा है, ये ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। OH का नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल, ठीक है, OH का कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और रेडिकल का जो है आपका ऑर्बिटल p ऑर्बिटल या sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करके एक ऐसा बॉन्ड बना रहे हैं। जब ये बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस उसी में हम इनके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ का, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का फिल्ड कर देंगे। क्लियर है, ठीक है, हाँ, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, एग्जैक्टली बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज ही रहेगा, वो कंप्लीटली पाई बॉन्ड नहीं बना रहेगा, ठीक है, वो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हाफ टाइप का होगा आपका, समझ रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से देगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को, समझ रहे हैं ये चीज। अब आओ इसके बारे में बात करते हैं, इसी तरीके से इसका भी बना लेंगे। इसके कंस्ट्रक्शंस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान देना आप, कार्बन का पाई एंटी बॉन्डिंग और इसका फ्री ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहा है, फ्री रेडिकल का ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और पाई एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी ज्यादा, दिस इज पाई एंटी बॉन्डिंग CO यहाँ पे रख दें और यहाँ पे क्या रख दें आप, रेडिकल। रेडिकल का क्या है आपका CH2 होगा ये, इसके 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करके भी क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन रहा है यहाँ पे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस हम आपको ये समझा रहे हैं कि कैसे +m और -m से रेडिकल स्टेबलाइज्ड हो रहा है। एंटी बॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ नॉन बॉन्डिंग में होगा, तो नॉन बॉन्डिंग का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फिल्ड कर देंगे। क्लियर है, अब डिफरेंस देखो आप, जब हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे, यहां पे जब एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है, क्या कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ CS2 रेडिकल इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉप। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ड्रॉप होगी या कम होगी तो क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी गेन करेगा। क्लियर है, तो आप देखो यहाँ फ्री रेडिकल के ऑर्बिटल से कहाँ आ रहा है, लोअर एनर्जी के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब उसी चीज को यहाँ पे भी समझते हैं,
हम अगर यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल देखोगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कम हो रही है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जिसकी कम हुई जिसकी बढ़ी वो दोनों आपस में कैंसिल, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ओवरऑल स्टेबलाइजेशन यहाँ पे भी मिल रहा है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में अगर बात करें तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना है और जब बन रहा है, नहीं बनने के पहले इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है, जब बन रहा है तो ओवरऑल जो हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कम हो रही है, सिर्फ 1 की एनर्जी बढ़ रही है। तो दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी कम हो रही है वो ज्यादा है ना, देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ओवरऑल क्या मिल रहा है आपको, स्टेबलाइजेशन मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसकी भी एनर्जी क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है। मतलब चाहे प्लस एम हो या माइनस एम, हमें क्या मिल रहा है, स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। बट प्रॉपर्टीज अलग अलग है। प्रॉपर्टीज अलग अलग कैसे है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। प्रॉपर्टीज अलग अलग कैसे है इनकी, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन देना हो, जैसे फ्री रेडिकल को अगर कहीं इलेक्ट्रॉन देना है, मान लो आप, मुझे यहाँ ए रेडिकल के साथ रिएक्शन कराना है, तो सबसे तेजी से कौन सा रेडिकल इंटरेक्ट करेगा, जिस रेडिकल की एनर्जी ज्यादा है। किसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी, जबकि इसकी एनर्जी क्या है, कम। ओके। अब कहीं से इलेक्ट्रॉन लेना है, तो इलेक्ट्रॉन देना अगर है तो हमेशा वो बेटर डोनर की तरह बिहेव करेगा जिसका हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या डोनर ऑर्बिटल हाई एनर्जी का होगा। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, यहाँ पे आपका इस पोजीशन पे आपका क्या है, देयर इज एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी ना, तो ये बेटर डोनर की तरह बिहेव करेगा, या कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन अगर लेना है तो लेगा कहाँ पे, जहां पे ऑर्बिटल वैकेंट हो। ऑर्बिटल वैकेंट ये भी है, ऑर्बिटल वैकेंट ये भी है। तो एक्सेप्टर की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो सबसे कम किसकी है, इसकी, है कि नहीं, समझ रहे हो। तो लेगा इसमें फास्ट, जैसे इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दें और आपको हम दोनों तरीके से समझा दें तो आई थिंक आप समझ जाओगे। ठीक है, ये चीज है। ध्यान दो आप, दोनों चीजों को समझिएगा आप। ए रेडिकल है आपका, ये है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल को अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो यहां से इलेक्ट्रॉन फास्ट जाएगा ना, ये एनर्जी गैप आपका क्या है, कम है कि नहीं। जैसे हम अगर ये बात करें E1 और किसके बारे में बात कर रहे हैं, E2 के बारे में, तो जो एनर्जी गैप है, E1 इज लेस देन व्हाट, E2। या हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा बिहेव करेगा, बेटर डोनर की तरह, बेटर डोनर की तरह, है कि नहीं। अब मान लो अगर इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन देना है तो मान लो ये बी रेडिकल है, ये बी रेडिकल कैसा हो, न्यूक्लियोफिलिक। तो ये देगा कहां, वैकेंट ऑर्बिटल में ना। तो अब देखो वैकेंट ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का कहां पे है, ये वाला या ये वाला, ध्यान दियो। अब जैसे बात करें ये E3 और क्या, E4, तो कौन सा एनर्जी गैप कम है, E4 कम है इन कंपेयर टू किसके, E3। तो ये बेटर एक्सेप्टर ऑर्बिटल है, ये बेटर डोनर। मतलब ये कहीं इलेक्ट्रॉन देना है तो तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन तेजी से नहीं देगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये लेगा तेजी से बट ये देगा तेजी से। तो मतलब जब प्लस एम रहेगा तो रेडिकल आपका न्यूक्लियोफिलिक होगा या बेटर डोनर, जब माइनस एम रहेगा तो रेडिकल आपका इलेक्ट्रोफिलिक होगा या बेटर एक्सेप्टर। एग्जैक्टली बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड जो आपका है, नो 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 यहाँ पे जो 0.5 होगा ना, हम सिर्फ इसकी ओवरलैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हम सिग्मा बॉन्ड जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ओवरलैपिंग सिर्फ इन दो ऑर्बिटल के दिखा रहे हैं ना, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.5, 1 तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है,
समझ रहे हो, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आपका 1.5 होगा। सिमिलरली जब हम यहाँ पे भी बात करेंगे, जब डीलोकलाइजेशन होगा तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आपका 0.5 होगा। सिंगल बॉन्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड के बारे में नहीं बात करेंगे। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल हम कैसे समझेंगे, समझा रहे हैं। देखो, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल क्या है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल वो रेडिकल हैं जो कैसा बिहेव करेंगे, बेटर डोनर की तरह। अब कोई भी रेडिकल बेटर डोनर कब होगा, जब सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम क्या कह सकते हैं, सोमो सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो, हायर एनर्जी का, हायर एनर्जी का। ओके, अब हमारे पास देखो आप दो केसेस हैं, ये अगर हम मान लें क्या, दिस इज केस वन, दो केस है, बहुत ध्यान से समझना है, यहां समझ जाओगे आप। दिस इज केस वन एंड दिस वन इज द केस टू, केस टू। अब जो केस वन में सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग। और जो केस टू में सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कौन सा है, बॉन्डिंग, है कि नहीं। तो बताइए, केस वन का जो सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बहुत ध्यान से समझना एकदम, केस वन का जो सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो आपका क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये बेटर डोनर होगा ना, ये हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ना, बेटर डोनर। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन किस में, एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है ना भाई, प्रेजेंट इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, समझ गए कि नहीं। अरे एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी तो हमेशा बॉन्डिंग से ज्यादा होगी ना। अब बेटर एक्सेप्टर के लिए क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल आपको समझ में आया। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल इज अ बेटर डोनर। डोनर के लिए हम क्या कहेंगे, सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब वो क्या होना चाहिए, हायर एनर्जी का। हायर एनर्जी का मतलब आपके पास ये भी है सिंगली ऑक्युपाइड, ये भी सिंगली ऑक्युपाइड, बट इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा, बिकॉज दिस इज एंटी बॉन्डिंग। इसकी एनर्जी क्या है, कम, बिकॉज दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो डेफिनेटली ये आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल के लिए जब हम बात करेंगे तो ध्यान दो आप, इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल के लिए क्या होना चाहिए, बेटर एक्सेप्टर, बेटर एक्सेप्टर। अब बेटर एक्सेप्टर के लिए क्या होना चाहिए, जो एक्सेप्टर ऑर्बिटल होना चाहिए, जो एक्सेप्टर ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होनी चाहिए, एनर्जी क्या होनी चाहिए, एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो। अब बताओ किसकी एनर्जी लो हो है, एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग की भी एनर्जी लो होगी ना। तो बेटर एक्सेप्टर आपका कौन बिहेव करेगा, जब आपके पास सिंगली अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, आया समझ में। भाई इसको हम सोमो और सुमो और सोमो दोनों बोल सकते हैं ना, सिंगली ऑक्युपाइड भी बोल सकते हैं, सिंगली अनऑक्युपाइड भी बोल सकते हैं। जब हम डोनर की केस यूज करेंगे तो सिंगली ऑक्युपाइड बोलेंगे, जब हम एक्सेप्टर की बात करेंगे सिंगली अनऑक्युपाइड बोलेंगे। अब क्लैरिटी है आप लोगों को, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अगर इलेक्ट्रॉन लेना है और इलेक्ट्रॉन देना है, अब आप सोचो ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना भाई, क्योंकि यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात ये इस कार्बन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, बस उसी को एमओटी के साथ हम क्या कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। उसी तरीके से जब इस रेडिकल के बारे में बात करेंगे तो एडजेसेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन लेने वाला प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये देगा किसी को नहीं, जल्दी ले लेगा, बल्कि क्यों ले लेगा, बस उसी को एमओटी से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। ठीक है, समझ रहे हैं।
तो हमने आपको क्या समझाया कि देखो रेडिकल दोनों से, अगर आप देखो यहाँ पे भी रेडिकल का डीलोकलाइजेशन हो तो जो नया वाला बॉन्ड बन रहा है उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 ही है। देख सकते हो ना, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ निकाल सकते हैं। इस केस में भी जो नया वाला बॉन्ड बन रहा है उसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 ही है। तो डीलोकलाइजेशन चाहे प्लस एम से हो या माइनस एम से, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 0.5 ही रहेगा। लेकिन उन रेडिकल का नेचर अलग होगा, क्योंकि जो रेडिकल डीलोकलाइज्ड होने के बाद जो ऑर्बिटल में जा रहे हैं उनका नेचर अलग अलग है। जैसे ये, चलो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट किए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में, जबकि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट किए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में। तो जब ये लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में चला गया तो अगर कहीं देना है जो क्या है आपका इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इलेक्ट्रोफाइल को फास्ट वो देगा जो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। कहीं अगर न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन देना है तो ये बिहेव करेंगे किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो वो बेटर इलेक्ट्रोफाइल होगा जिसकी एनर्जी लोअर होगी। क्लैरिटी है ना? ये चीज को बहुत ध्यान से आप समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ जाओ। ये बहुत काम की चीज है और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? आप लोगों से जो सवाल है वो पहले भी पूछा गया, अभी 4 मार्क्स में पूछा था, ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान देना आप। सिमिलरली आप समझ सकते हो क्या भाई, देखो क्या है कि हमारे पास रेडिकल दो तरह के हो सकते हैं। रेडिकल जो हैं दो तरह के हो सकते हैं, क्या? इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, और दूसरा आपका क्या, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक। कोई भी रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक कब होगा, जब माइनस आई वर्क कर रहा हो, जब माइनस एच वर्क कर रहा हो, जब माइनस आर वर्क कर रहा हो, या माइनस एम वर्क कर रहा हो। और कोई भी रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक कब होगा, जब प्लस आई वर्क कर रहा हो, प्लस एम वर्क कर रहा हो, या प्लस एच वर्क कर रहा हो, या प्लस एम वर्क कर रहा हो, या प्लस आर वर्क कर रहा हो। तो रेडिकल आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक। और हमेशा जो रिएक्शंस होंगी वो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल, रेडिकल को आर से लिख रहा हूं, प्लस इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल है, इलेक्ट्रोफिलिक, तो जो रिएक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, स्लो। ठीक है, अगर आपके पास रेडिकल है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल, आप पहचान लोगे ना कौन इलेक्ट्रोफिलिक है, प्लस न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल। तो जो रिएक्शन आपकी होगी, रिएक्शन आपकी क्या होगी, फास्ट होगी। रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। या आप कह सकते हो कि आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल प्लस न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल भी हो सकते हैं। तब जो रिएक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, वो भी क्या होगी, स्लो होगी। ओके, कैसे पहचानेंगे कि रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक, ये हम उनके ऊपर लगे सब्स्टिट्यूएंट के बेस पे पहचान सकते हैं। कैसे, अब देखो, अब आप देखो, आपको आपको एमओटी से भी दिखा देगा, मतलब आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? अब आप समझो, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझना। जितना बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है कि नहीं? उसी तरीके से जितना बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्बिटल्स आप लगाते जाएंगे, ध्यान देना, तो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन जब वो ड्रॉप होंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो चाहे हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, रेडिकल विल बी स्टेबलाइज्ड, बट द इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ रेडिकल विल बी डिफरेंट। ओके, चलिए आइए,
अब जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी बेस्ड पे, जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं क्या CS3 रेडिकल रिएक्ट फास्ट विद CS3 रेडिकल रिएक्ट फास्ट विद, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, क्या CS3 रेडिकल, ऑप्शन बी दे रहा हूं CS3 और CH2 रेडिकल, ऑप्शन सी दे रहा हूं मैं आपको CH2 OH रेडिकल, ऑप्शन डी दे रहा हूं मैं आपको क्या, ऑप्शन डी मैं आपको दे रहा हूं ये रेडिकल। बताइए किसके साथ CS3 रेडिकल फास्ट रिएक्ट करेगा। पहले आपको CS3 रेडिकल के नेचर को पहचानना पड़ेगा कि CS3 रेडिकल किस नेचर का है। अब CS3 के ऊपर देखो, ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा हुआ है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जब कुछ भी नहीं लगा है तो डेफिनेटली ये आपका एक इलेक्ट्रॉन रिच रेडिकल की तरह ही बिहेव करेगा। और इसका इलेक्ट्रोफिलिक इंट्रैक्शन जो फास्ट हो है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ना बोले बिकॉज दिस इज नॉट चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है, जो फास्ट है वो किसके साथ होगा, कैसे कंपैरिजन करेंगे हम। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, आप ऐसा लगा लो, ऐसा कर लो आप CS3 CS2 रेडिकल कर लो, अब एकदम क्लैरिटी रहेगी, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब आप बताइए कि इस रेडिकल में कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा होगा। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये CS3 ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा, +I और +H। इसका मतलब है कि ये कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल। और अगर ये न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल है तो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक के साथ, है ना। 4038 4038, ठीक है। अब देखिए, अब हम जब इसके बारे में बात करेंगे तो यहां पे भी क्या है आपका +H और +I। यहां बात करेंगे तो कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा होगा, +M और -I, लेकिन +M तो डोमिनेट करेगा। यहां पे बात करेंगे तो इसका कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा, -M और -I, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना। ये तो मान लो चलो ठीक है, नॉर्मल है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल कौन सा होगा, दिस वन, डी। ये आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक, मोर इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल। तो ये आपका बेसिकली किसके साथ फास्ट इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल के साथ फास्ट इंटरेक्ट करेगा। आपको ये पहचानना पड़ेगा, समझ रहे हैं। नहीं, CS3 रेडिकल को तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल कंसीडर करना या न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल कंसीडर करना ये सही नहीं होगा, बिकॉज CS3 में अगर हम लोग जब बात करेंगे तो वो दोनों तरह का व्यवहार शो कर सकता है, बोथ टाइप्स ऑफ बिहेवियर, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है। इसलिए मैंने इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिया ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी रहे। ओके, अब हम बात करें तो ध्यान दो आप, इसके बारे में जब आप बात करोगे तो बेसिकली इसको तो हम किसी भी तरफ नहीं ले जा सकते कि इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन जब ये न्यूक्लियोफिलिक है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक से ये इंटरेक्ट करेगा। ओके, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ऐसा ही सवाल आप लोगों से पूछा था। अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल है आप लोगों के साथ, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, शीएन रेडिकल लगा दिया, ठीक है। रिएक्ट फास्ट विथ, ओके। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए CS3 CH2 रेडिकल, ऑप्शन बी CH2 OH रेडिकल, ऑप्शन सी
H, ये रेडिकल ऑप्शन डी CH3 CH2 CH2 रेडिकल। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि ये रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा फास्ट? बोलिएगा आप लोग। ये रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा? एग्जैक्टली पहले हम क्या पहचानेंगे कि इसके एडजेसेंट पोजीशंस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। जो रेडिकल है, रेडिकल की एडजेसेंट पोजीशंस पे जो ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप के बारे में बात करेंगे मित्रों। ये वाला CN, इसका कैसा नेचर होगा, कौन से नेचर, कैसा नेचर शो करेगा? ये -M है कि नहीं? इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल है। अब ये अगर इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल है तो किसके साथ फास्ट रिएक्ट करेगा? न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल के साथ। न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। अब जाहिर सी बात, इसके बारे में बात करें तो क्या है? +H और +I, ये न्यूक्लियोफिलिक है। इसमें क्या है? +M है और -I, ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। इसमें क्या है? -M है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। इसमें क्या है? +H और +I है कि नहीं? अब हम रिलेटिव रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। सबसे फास्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा? बी के साथ। उसके बाद सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ होगा? बी के साथ। बी के बाद ए के साथ होगा, क्योंकि ए में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, जबकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है। उसके बाद किसके साथ होगा? डी के साथ। सबसे स्लो किसके साथ होगा? सी के साथ। ठीक है, आपको रेडिकल पहचानना पड़ेगा कि रेडिकल कैसा है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रेडिकल की स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ चीजों के बारे में आपने जो है वो समझ रखा है। तो बेसिकली आप थोड़ा सा रेडिकल में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या था, ये हमने अभी थोड़ा सा फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, फॉर्मेशन के बाद हमने क्या? स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया, और स्टेबिलिटी के बाद हमने क्या? नॉर्मल रिएक्टिविटी के बारे में बात किया। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिएक्शन, क्योंकि इसके रिएक्शंस को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीजें और भी आनी चाहिए। ठीक है, तो इस खास करके इस रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हम अगर बात करें तो हम इतनी ही चीजों के बारे में भी बात करेंगे। रिएक्शंस जो है हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। रेडिकल के रिएक्शंस हमें अच्छे से तब समझ में आएंगे जब हम सारी मैकेनिज्म, हर एक सेंटर पे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लें। ठीक है, वो डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। जैसे जैसे हम, वो डिपेंड करता है, जैसे कल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। देखो, वो जैसे CR3 रेडिकल है, वो डिपेंड करेगा इनके बॉन्ड एंगल के ऊपर। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आप लगाते जाओगे, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता जाएगा, रेडिकल आपका क्या होता जाएगा? पिरामिडल होता जाएगा, sp3 की तरफ भागने लगेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे, बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन जब बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो वो पिरामिडल ना होके प्लेनर होने लगेगा, sp2 की तरफ चला जाएगा। तो हम इसमें एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। इसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने पढ़ा होगा, कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि कब प्लेनर होगा रेडिकल और कब पिरामिडल होगा। जब प्लेनर होगा तो sp2 कैरेक्टर ज्यादा होंगे, जब पिरामिडल होगा तो sp3 कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो रेडिकल कैन बी प्लेनर, कैन बी पिरामिडल, इट्स डिपेंड अपॉन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन कार्बन सेंटर। ओके, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सही है मित्रों? तो ये रेडिकल इंटरमीडिएट है आपका। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की भास्कर सर की, आप लोग वो क्लास लीजिए। चलिए टाटा, बाय बाय।